हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा। जैसा कि आपको बताया कि पहले कि मैं ये मध्य प्रदेश की एक स्पेशल सीरीज लेके आ रहा हूँ। देखो ये जो बैच है ना, ये बैच जो मध्य प्रदेश की आने वाली वैकेंसी है पुलिस की, ठीक है, 2020 में अभी आ रही है, उसको लेकर हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया और टारगेट बैच। टारगेट नहीं कर सकते हो कि ये पूरा विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से मैं स्वयं मध्य प्रदेश और ये पूरा मध्य प्रदेश का पुलिस का सिलेबस आप इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है ना। इस बैच में तो मैं स्पेशली मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ और जो हमारे शिवम सर हैं वो आपको मैथ पढ़ाएंगे विधिवत तरीके से। फिर इसके बाद एक सर और हैं रविनंदन सर, वो आपको रीजनिंग मध्य प्रदेश की पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम का सिलेबस है उसके बेस पर। और जो इंडिया का जीके आता है वो हमारे चैनल में चल ही रहा है, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में बाकायदे बनी है लिस्ट है, आप जाकर वहां से कंटिन्यू वीडियो को वॉच करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जीके। देखो मध्य प्रदेश का जीके का हमें जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, तो उससे गठन से पहले मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। देखो इतिहास मध्य प्रदेश का जो हिस्ट्री है वो हम तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कहानी क्या है, हम कैसे बना मध्य प्रदेश, किन किन रियासतों को मिलाकर क्या हुआ करता था कि जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले जो हमारी मतलब कोई राज्य में भारत नहीं था, वो रियासतों के रूप में बटा था, अलग अलग रियासतें चलती थी, ठीक है ना। तो किन किन रियासतों को मिलाकर हमने एक राज्य का गठन किया, कैसे किया, ये सारी फंडा अपन समझते हैं। तो कहानी है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2 देश बनते हैं, ठीक है, एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है भारत। तो भारत में उस समय 552 रियासतें थी, टोटल 552 रियासतें, और इन रियासतों को मिलाकर पूरा एक भारत देश बनाया गया, ठीक है। तो जिसमें से 3 रियासतें क्या थी कि उन्होंने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी कि ना मैं भारत के साथ हूँ ना पाकिस्तान के साथ हूँ। मतलब कि कह सकते हो कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो कुल भारत में 549 रियासतें शामिल हो गई थी, 3 नहीं हुई थी। अब उसकी कहानी फिर धीरे धीरे क्या है वो आप जाकर जो हमारा पॉलिटी में सौरभ सर पढ़ा रहे हैं उसका वो वाला लेक्चर देखिए, ठीक है, कि कैसे शामिल हो, उन्होंने विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में उनकी लिस्ट बनी हुई है। तो 552 फिर ये जो तीनों रियासतें बाद में हालांकि शामिल हो गई भारत में, और टोटल भारत में कुल कितनी रियासतें ने अपनी शामिल हुई, 552 रियासतें शामिल हो गई। अब देखो क्या होता है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने भारत को रियासतों को शामिल कर लिया अपने भारत में, तो भारत में शामिल करने के बाद भारत को हमने 4 भागों पे डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, मतलब भाग का खा और भाग घा। तो ये भारत को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सपोज दैट ये भारत है हमारा, ठीक है, तो एक यहाँ से 2 इस तरह हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग, ये 4 भाग, ठीक है। तो 4 भागों में जब हमने भारत को डिवाइड करके अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग रियासतों को वहां पर शामिल कर दिया। तो जब भाग का की बात आती है, देखो तो ये तो नॉर्मली चीजें हैं कि भाग का में, अब देखो भाग का में हम उन लोगों, उन प्रांतों, उन रियासतों को मिलाए जो रियासतें किसके गवर्नर के अधीन थी, मतलब ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थी, ठीक है ना, उनको हमने भाग का में मिला दिया। भाग खा में क्या किया कि हमने 9 राज्यों के जो विधानमंडल थे, ठीक है, 9 राज्यों का विधानमंडल प्लस एक शाही शासन चलता था, ये वाला जो रियासतें थी इनको हमने भाग खा में रख दिया। इसके बाद भाग गा में ब्रिटिश भारत के जो मुख्य आयुक्त हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त जहां पर अपना अधिकार करते थे, उन रियासतों को हमने भाग गा में रखा। और ये जो था संघ शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी, ठीक ना, तो यहाँ पर केंद्र का जो रूल चलता था। तो ये 4 भागों में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इसको, और कौन कौन से क्षेत्र को डिवाइड किया ये जानते हैं, ठीक है। अब जब भाग का को हमने बनाया तो उसमें कुल कितनी रियासतों को शामिल किया, 216 रियासतों के साथ हमने लगभग 10 राज्यों का निर्माण किया, ठीक है। जब हमारा मतलब ये हमने बनाया 4 भागों में डिवाइड किया तो लगभग यहाँ पर 29 राज्य हमने बनाए। ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि पूछती है। हालांकि ये सारी चीजें हमारे जो सौरभ सर है पॉलिटी वाले, ठीक है,
तो वो पढ़ा चुके विधिवत तरीके से। अब हम आपको ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आप चीजें नहीं जानेंगे तो आपको बेसिक नहीं पता होगा। अब आपको पता चला जाएगा कि सीपी बरार क्षेत्र क्या है, कैसे मध्य प्रदेश को हम 3 भागों में बांट दिए, तो वो उन चीजों को पढ़ने के लिए हमें ये चीजें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो क्या होता है, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि हमने 216 रियासतों को मिलाकर लगभग 10 राज्य का निर्माण किया पहले वालों में। ठीक है, फिर इसके बाद भाग खा में क्या किया हमने कि लगभग 8 राज्यों का यहाँ पर निर्माण किया, 8 राज्यों का निर्माण किया, लग 275 रियासतों को शामिल करके। मतलब भाग गा में जो हमने कितनी रियासतों को शामिल किया, 275 रियासतों को शामिल किया और 8 राज्य बनाए। इसके बाद भाग गा में हमने 61 रियासतों को शामिल किया और 10 राज्य बनाए। ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हमने भाग गा में रखा मध्य। तो ये चीजें हैं 10, 8, 18 और मतलब 28 ये हो गया प्लस एक यूनियन टेरिटरी, तो टोटल मिला के 29 जो हमारे ये बने। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो हम जो राज्य बनाए 216 रियासतों को जब हमने भाग का में मिलाया तो उसमें से कुछ राज्यों का हमने निर्माण किया। अब पहला जो राज्य था वो था असम। ये 1947 की बात है, ध्यान रखना, 1947 का, जब हम अभी मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के पहले की बात है कि कैसे हमारा भारत था। तो ये भारत 4 भागों में डिवाइड था। वो 4 भाग कौन कौन से मैंने बताया आपको। तो भाग का में हम कौन कौन से राज्यों को शामिल किया, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है असम, ध्यान रखना। इसी के बगल में आ जाओ, ये पूरा क्षेत्र हो गया बिहार। अब देखो मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रांत है, तो मध्य प्रांत का मतलब है कि मध्य प्रांत में भी 4-5 भागों में बटा था क्योंकि उस समय रियासतें थी। तो ये चीजें आगे हम समझेंगे कि कैसे क्या चीजें। अभी यहाँ पर सिर्फ आप जानो कि मध्य प्रांत वाला ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र था ये मध्य प्रांत था। इसके बाद बम्बई आ जाओ, बम्बई मतलब ये महाराष्ट्र का ये जो भाग था, उस समय महाराष्ट्र नाम का कोई प्रदेश नहीं था, महाराष्ट्र तो बाद में बना, तो उस समय बम्बई बना। इसके बाद पंजाब आप चले जाओ ऊपर, ये वाला जो क्षेत्र था पंजाब। इसके बाद देखो संयुक्त प्रांत, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस, मतलब ये वाला उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन था वो कहलाता था संयुक्त प्रांत। इसके बाद मद्रास चले जाओ आप, ठीक है, और उड़ीसा, ये देखो यहाँ पर ये उड़ीसा, ये चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब देखते हैं कि पार्ट खा में कौन कौन से राज्यों का हमने निर्माण किया। तो आपको बताया है कि जैसे कि 275 रियासतों को मिलाकर हमने लगभग 8 राज्यों का निर्माण किया। पहला हैदराबाद चले जाओ आप, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में, ठीक है, हैदराबाद राज्य का निर्माण किया। देखो वही हैदराबाद है जिसने ये रियासत स्वतंत्र होने के लिए बोल दी थी, हालांकि बाद में ये शामिल हो गई थी। फिर इसके बाद हमने जम्मू कश्मीर का निर्माण किया, ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला। अब देखो यहाँ पर भी पार्ट बी में भी क्या है, मध्य भारत है, ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे कि कैसे पार्ट बी और पार्ट 1 में दोनों मध्य भारत है, तो इसका कुछ हिस्सा मध्य भारत का पार्ट बी में हमने रख दिया। इसके बाद मैसूर वो वाला जो क्षेत्र था कि जो पटियाला और पूर्वी पंजाबों के, मतलब पटियाला ये वाला जो क्षेत्र और यहाँ से ये जो पूर्वी पंजाब का कुछ क्षेत्र थे, तो इन राज्यों को जो संघ को हमने क्या नाम दे दिया, मैसूर राज्य। ठीक है, राजस्थान तो आपको सब पता ही है, ये वाला जो पूरा बेल्ट है ये राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद अगला जो था सौराष्ट्र। देखो सौराष्ट्र ये वाला जो रीजन होता है गुजरात का, ठीक है, ये रणजी भी खेलता है सौराष्ट्र, पता है आपको। तो सौराष्ट्र का ये वाला जो ये पूरा रीजन है, गुजरात का ये वाला जो रीजन है वो सौराष्ट्र कहलाता है। त्रावणकोर, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये त्रावणकोर पहली एक ऐसी रियासत थी जिसने बोल दिया था कि हम स्वतंत्र हैं, यानी ना मैं भारत के साथ हूँ ना मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। ठीक है, तो त्रावणकोर भारत की पहली एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, ध्यान रखना। इसके बाद फिर सभी रियासतें, भोपाल ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद वह हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन्होंने सब स्वतंत्र होने के लिए, हालांकि बाद में ये सब भारत में मिल गई, लेकिन ये पहली जो रियासत थी जिसने स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। त्रावणकोर है कहाँ, जो त्रावणकोर है वो है केरल में, ये त्रावणकोर। इसके बाद कोचीन का ये जो पूर्वी वाला तट है केरल का, यही कोचीन है। ठीक है, तो ये पश्चिमी वाला जो तट है कोचीन कहलाता है। तो कोचीन, ये पार्ट बी के अंतर्गत हमने राज्यों का निर्माण किया। इसके बाद अजमेर, पार्ट सी में हमने कुछ 10 राज्यों का निर्माण किया, जिसमें अजमेर कहाँ पर है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला राजस्थान का यहाँ पर अजमेर।
तो यहाँ पर हमने अजमेर को बनाया, फिर इसके बाद बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला, ये बिलासपुर यहाँ पर, भोपाल, भोपाल भी उस समय एक अलग राज्य था, ध्यान रखना, उसको हमने मध्य प्रदेश में मिलाया जब गठन किया मध्य प्रदेश का, उसके बाद हालांकि वो भारत में एक नया जिला बना 1972 में, ध्यान रखना। तो भोपाल क्या था, भोपाल एक अलग राज्य था। फिर इसके बाद दुर्ग, दुर्ग मतलब छत्तीसगढ़ वाला, हिमाचल प्रदेश ये वाला रीजन, जो ये वाला बेल्ट था ये हिमाचल प्रदेश का था, ठीक है। इसके बाद मणिपुर, ये है त्रिपुरा मणिपुर, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला ये वाला रीजन मणिपुर है, नागालैंड के नीचे ये पूरा रीजन जो है मणिपुर का कहलाता है। इसके बाद त्रिपुरा हो गया, ये वाला जो ये पूरा ये वाला है त्रिपुरा। इसके बाद कच्छ, देखो कच्छ गुजरात में है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये एक तरह का दलदल है, रेगिस्तान है यहाँ पर, ठीक है, तो ये कहलाता है कच्छ। इसके बाद विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश अभी जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो ये वाला जो ये पूरा रीजन था ये था विंध्य प्रदेश, इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे क्या चीज़ें कैसी हैं। तो इन रियासतों मतलब हमने ये राज्यों का निर्माण किया लगभग 61 रियासतों को शामिल कर और अकेले सिर्फ विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें थी, ध्यान रखना 38 रियासतें, हालांकि अभी हम बताएंगे। और भाग डी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हमने रखा। तो ये चीज़ें आपको इतिहास के बारे में जरूरी था जानना कि कौन कौन से राज्यों का हमने निर्माण किया। तो रियासतों तो पता हो जाती हैं कि लगभग हमने 216 रियासतों को बनाकर मिलाकर 10 राज्यों का निर्माण किया, लेकिन ये 10 राज्य हैं कौन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है और नोट्स प्रॉपर आप बनाओ। फिर इसके बाद 275 रियासतों को शामिल करके हमने ये 8 राज्य बनाए। इसके बाद 61 रियासतों को शामिल कर एक 10 राज्य और बनाए और आखिरी वाले में एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये था कहानी। अब इसके बाद क्या होता है कि 1947 के बाद कहानी स्टार्ट होती है कि जब 1947 में हमारे 2 देश बन गए, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो इसके बाद थोड़ा सा लोगों में क्या हुआ कि भैया देखो भारत में तो विविधताओं का देश है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है, उनका कल्चर अलग है, हर चीज़ें अलग है, ठीक है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो उनकी कल्चर अलग है, उनका बोलने की भाषा अलग है, बोली अलग है। वहीं आप साउथ में चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ तो आंध्र प्रदेश में अलग है, तेलंगाना में अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जब इनका मैच नहीं खा रहा था तो उस समय तो भारत तो बन गया, लेकिन सबको मिक्स होना कहीं, अब हम सपोज दैट जैसे मध्य प्रदेश के लोग कहाँ जाके आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं तो उनकी भाषा और कल्चर अलग हो जाएगा, तो उन्हें ये पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि हमारा भाषाई आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जाए। अब इतिहास में तो ऐसा संविधान में कहीं लिखा नहीं था, उस समय हालांकि संविधान था नहीं कि भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन हो। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो सरकार थी उस समय प्रशासनिक कार्यकारी सरकार चल रही थी, ठीक है, उस समय तो अभी संविधान ही नहीं बना। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने एक आयोग, एक गठन का निर्माण किया, एक आयोग का निर्माण किया जिसमें, अब देखो हम ये चीज़ें मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, नहीं चलो थोड़ा सा भी क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक आयोग का निर्माण किया और वो आयोग था धार आयोग। धार आयोग, ठीक है। धार आयोग क्या था कि ये जून लगभग 1948 में बना, गठित हुआ 1948 में, ठीक है। धार आयोग का हमने इसका मुख्य उद्देश्य जो था, अब देखो इसका अध्यक्ष कौन था, एस.के. धर थे, ठीक है, अध्यक्ष। देखो इसको इरेज कर रहे हैं, आप जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप पीछे बैक करके वीडियो को देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा। जब मांग उठी, कहानी कहाँ से मैंने बताया कि भाषाई आधार पर जब लोगों ने अपने राज्य को गठन करने के लिए मांग किया तो उस समय सरकार ने एक आयोग का निर्माण किया और वो आयोग था धार आयोग।
जिसके अध्यक्ष इन्होंने एस के धर को बनाया। ये कौन थे? एस के धर इसके अध्यक्ष थे। अब इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस धर आयोग का, ये गठित कब हुआ? जून 1948 में, जून 1948 में, ठीक है, धर आयोग। तो इसका उद्देश्य क्या था कि ये चेक करना था क्या भारत के राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो, मतलब कि जैसे जहाँ पर मलयालम बोली जाती है तो मलयालम वाला भाषा वहाँ पर अलग हो जाए, कन्नड़ वाली भाषा वाला राज्य अलग हो जाए, तेलुगु वाली भाषा का राज्य अलग हो जाए। तो इस तरह का इन्होंने काम किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाषाई आधार पर, उद्देश्य क्या था इसका कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, मतलब भाषाई आधार पर उद्देश्य इसका यही था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो या ना हो, ठीक है। तो इसने जब इसका उद्देश्य के बाद अब इसने चेक किया और लगभग 6 महीने बाद दिसंबर 1948 में ही इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि भारत का राज्यों का मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना होकर बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार हो, ठीक है, जिन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में पेश किया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या कि कब का इसका गठन कब हुआ? जून 1947 में। अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। उद्देश्य क्या था? यही उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो या ना हो। तीसरी चीज रिपोर्ट कब पेश की? चौथी चीज क्या है? रिपोर्ट कब पेश की? दिसंबर 1948 में, ठीक है। और रिजल्ट क्या था इसमें? रिजल्ट यही था कि इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें क्या लिखा गया? उसने इसमें ये लिखा इन्होंने कि भाषाई मतलब भारत के राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना होकर बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार हो, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐसी रिपोर्ट पेश कर दी। अब जब लोगों को पता चला कि भाई भारत में ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मतलब भाषाई आधार पर हमारे राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा इन्होंने जब लोगों को पता चला तो उसमें से एक असंतोष की व्याप्त हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब जनमानस हुए, वहाँ बहुत विरोध हुआ, इसका चारों तरफ असंतोष व्याप्त हुआ, ठीक है। लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो सरकार ने फिर एक आयोग का गठन किया और वो था जेबीपी आयोग या जेबीपी समिति। एक समिति का नई समिति का निर्माण किया और उस समिति का नाम था जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, ठीक है। ये मतलब दिसंबर में ही इस समिति का निर्माण किया 1948 में, ठीक है। अब इसमें मुख्यतः 3 लोग थे, 3 थे। जैसे मतलब जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये 3 लोग थे। इनका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत का क्या राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो, इनका यही मुख्य उद्देश्य था। अब जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोग थे। अब इनको ये चेक करना था, ये देखना था कि हमारा जो राज्यों का निर्माण हो रहा है, भारत के राज्यों का निर्माण क्या भारत भाषा के आधार पर बनना संभव है, बनाया जा सकता है, यही इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। तो जब इन्होंने लगभग अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को वापस जब दी, ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि भारत, जैसे कि एस के धर साहब ने लिखा था कि भाषाई आधार पर ना होकर और प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार हो, तो इसी तरह इन्होंने भी बोला, इस समिति ने भी बोला कि भारत में राज्यों का जो गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर बल्कि किस पे हो, प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार होना चाहिए। अब ये इन्होंने रिपोर्ट में लिखा अपने,
इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि लोगों को ये फिर से बात पता चली तो चारों तरफ असंतोष फिर व्याप्त हुआ और बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। तो शासन ने सोचा कि क्यों ना हम भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो तेलुगु भाषी लोग थे आंध्र प्रदेश वाले, वो ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि सरकार गवर्नमेंट ने विद्रोह को देखते हुए निर्णय लिया और एक नए राज्य का गठन कर दिया। वो राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में 1953 में एक नए राज्य का गठन किया आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर। तो ये भाषा के आधार पर पहला ऐसा राज्य है जिसका गठन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा भारत का राज्य था, पहला ऐसा राज्य था जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया 1953 में। इसकी राजधानी थी कुरनूल, कैपिटल जो थी, राजधानी थी कुरनूल थी जब बना था, ध्यान रखना। ठीक है, पूछता है कुरनूल। ठीक है, राजधानी इसकी क्या थी? कुरनूल। तो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना वो था कुरनूल, इसकी आंध्र प्रदेश, और इसकी राजधानी थी कुरनूल। अब क्या हुआ कि जब ये राज्य बन गया तो लोगों को, और जैसे कन्नड़ वाले हो गया, मलयालम वाले लोग हो गए, इन्होंने भी बोला कि हमारा जो राज्य है वो क्या हो, भाषा के आधार पर बनना चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए एक और समिति लाई, और उस समिति का नाम था फजल अली आयोग। एक और आयोग लाया और उसमें दो चीजें लाई। एक राज्य पुनर्गठन आयोग लाया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बिल लाया 1953 में। ठीक है, और फजल अली आयोग की स्थापना की, फजल अली। ठीक है, इसकी जो स्थापना बनाया लगभग दिसंबर 1953 में, इस आयोग का गठन किया। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली सर। इसमें मुख्यतः 3 लोग थे, एक अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। तो जो 2 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? ठीक है, एक थे के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे H.N. कुंजरू, मतलब हृदयनाथ कुंजरू। इनका पूरा नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू, ये फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे मुख्यतः, जिसमें फजल अली सर स्वयं थे अध्यक्ष, और जो सदस्य थे वो थे के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू। अब इनका जो उद्देश्य था यही था कि और राज्यों का गठन क्या भाषा के आधार पर बनना संभव है या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इन्होंने लगभग 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की 1953 में। 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में इन्होंने कहा, फजल अली साहब ने कहा कि भारत को केंद्र सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे। ठीक है, जिसमें लोगों की आक्रोश की भावना ना हो, चारों तरफ मतलब कि अलग मानने की बात ना हो, कहीं अलग देश ना मांगने लगे कुछ दिन बाद। हालांकि ये संविधान में ऐसा नहीं लिखा हमारे। ठीक है, तो उन्होंने मतलब एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बात कही कि भारत सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जिससे हमारे भारत में एकता और अखंडता बनी रहे। तो ये कहानी थी यहाँ की। फिर इसके बाद फाइनली क्या हुआ कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बिल आया, तो उसमें से फाइनली क्या हुआ कि जो 4 भागों में हमने भारत को, और एक बात और कही फजल अली ने कि भारत को 4 भाग में है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। जो 4 भाग में डिवाइड किया था हमने भारत को, इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने फाइनली निर्णय लिया और 4 भागों में हटाकर राज्य पुनर्गठन आयोग बिल के बाद इन्होंने भारत में लगभग, जब एक भारत का राज्य का 1 नवंबर 1956 को एक नए भारत के रूप में जन्म लिया, जिसमें से 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने। ठीक है, तो ये मुख्यतः भारत का जो 4 पार्टों में डिवाइड था भारत, वो 4 पार्टों में डिवाइड ना होकर राज्यों में पूरी तरीके से बट गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 पार्ट में खत्म हो जाता है। अब मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। मध्य प्रदेश को
क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ये कहानी हम पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा एक ये जो 14 राज्य थे इसमें से एक मध्य प्रदेश भी था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो मूल गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब हम 1956 से थोड़ा सा पहले मध्य प्रदेश का इतिहास देखते हैं, मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद मध्य प्रदेश का थोड़े से रोचक चीजें जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात में मध्य प्रदेश को मतलब स्वतंत्रता जब हुई तो मध्य प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी। ये 1947 की बात, 1947 की बात है। ठीक है, 1947 के बाद जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उसके बाद हमने मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया। मध्य प्रदेश को हमने कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, तो इन तीनों भागों में हमने मध्य प्रदेश को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, यह स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, कैसे भी आप कह सकते हो। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमने भारत को 4 भागों में डिवाइड किया था, ध्यान रखना। हमने इसके पहले बात बता दी कि भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 भाग आखिर आए कैसे, हमने देखो पहले वाले में आपको एक चीजें बताई थी। ठीक है, आप थोड़ा वीडियो पीछे कर देखना कि यहाँ पर क्या था। पार्ट ए में था एक सेंट्रल प्रोविजंस, सीपी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा था यहाँ पर एक चीज़ें और थी, बरार, बरार बताते हैं कौन सा रीजन है। मध्य प्रांत था एक, या बघेलखंड जिसको हम कह सकते हैं, बघेलखंड। ठीक है, ये 3 चीजें थी, और छत्तीसगढ़ जो आज का शामिल है। तो ये जो मुख्यतः 3 चीजें थी, सीपी, सेंट्रल ने ये 4 चीजें इसमें शामिल करके सीपी बरार, सीपी वाला जो क्षेत्र था सेंट्रल प्रोविंस वाला, ठीक है, बरार वाला जो क्षेत्र था बघेलखंड का क्षेत्र था, और छत्तीसगढ़ को, ये 4 चीजों को शामिल किया पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए मतलब इसका, और जो इसका नाम दिया हमने दिया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब आप जो इंडिया वाले रीजन में जाओगे, जब मैं इसके पहले रियासतों को शामिल करके बता रहा था, तो ये देखो आप यहाँ पर 1 सेकंड में बताता हूँ पहले। तो सेंट्रल प्रोविजंस भी पार्ट ए में था, बरार वाला मतलब जो छत्तीसगढ़ ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ठीक है, ये था बरार, यहाँ पर है बरार, ध्यान रखना। फिर इसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड मतलब एक चीज़ें और थी वहाँ पर, जो मध्य भारत था ना वही था यहाँ पर बघेलखंड। बघेलखंड का मतलब पठार कहाँ था, ये वाला जो रीजन था, ये पूरा बघेलखंड कहलाता है। ठीक है, बघेलखंड का पठार। अभी जब हम पठार पढ़ेंगे तब इसमें बघेलखंड का पठार पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो बघेलखंड हो गया, और छत्तीसगढ़ का ये वाला कुछ हिस्सा, सॉरी ये छत्तीसगढ़ हो गया, बघेलखंड का ये वाला जो ये रीजन है ये बघेलखंड कहलाता है। ठीक है, और ये चीज़ें शामिल करके हमने पार्ट ए में मध्य प्रदेश को पार्ट ए में डिवाइड किया, जिसका नाम मध्य प्रदेश रखा। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट ए का नाम क्या था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर, और इसके जो हेड थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ये चीजें थी। तो हमने क्या बताया आपको कि ये वही वाले जो क्षेत्र थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, मतलब यहाँ पर कौन है, गवर्नर रूल चलता था पार्ट ए में। तो मैंने पार्ट ए में आपको जब इंडिया का डिवाइडेशन पढ़ा रहा था वहां पर कि कैसे चीजें हमने राज्यों को, रियासतों को मिलाकर राज्यों का निर्माण किया, तो वहां पर सेंटर देखो, पार्ट ए में मैंने सेंट्रल प्रोविजंस को भी रखा था, जो नया राज्य बना था, बरार वाला जो क्षेत्र था, बघेलखंड वाला और छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र थे, ये सारे पार्ट 1 में थे। तो इसको हमने मध्य प्रदेश के पार्ट 1 में रख दिया। फिर वहां से पार्ट बी से हमने उठा लिया है लगभग किसको किसको, मध्य, देखो पार्ट बी में भी एक मध्य भारत था, तो वहां से मैंने मध्य भारत में लगभग मध्य भारत की जो 25 रियासतें थी, 25 रियासतें, ठीक है,
तो मध्य प्रदेश की जो 25 मध्य भारत की जो 25 रियासतें थी उनको हमने शामिल करके पार्ट बी में बना दिया, ठीक है। तो और इसका नाम मैंने रख दिया मध्य प्रांत या मध्य भारत, मध्य भारत, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया, मध्य भारत। देखो ये है 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया, पार्ट 1 या पार्ट ए, ठीक है। इसको मैंने रख दिया पार्ट बी, और ये वाला जो विंध्य प्रदेश वाला था ये था पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी। क्लियर हुआ? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 भागों में मैंने मध्य प्रदेश को मतलब उस समय डिवाइड किया गया था। तो पार्ट ए का नाम था वो मध्य प्रदेश था, पार्ट बी का नाम था मध्य भारत, और पार्ट सी का नाम था विंध्य प्रदेश, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश को, उस समय छत्तीसगढ़ भी तो मध्य प्रदेश में था और कुछ महाराष्ट्र का भी हिस्सा मध्य प्रदेश में था, जैसे नागपुर वाला रीजन हो गया वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो मध्य भारत को मतलब पार्ट बी में मैंने 25 रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया, मतलब मध्य भारत पूरा निर्माण किया इसमें, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी थी 2 थी, ठीक है। राजधानी कितनी थी? 2। कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर। ये 6-6 महीने के लिए राजधानी हुआ करती थी, 6 मंथ के लिए दोनों राजधानी थी। 6 महीने के लिए मध्य भारत की इंदौर हुआ करती थी कैपिटल, और 6 महीने के लिए ग्वालियर हुआ करती थी। देखो ये अलग अलग रियासतें थी, एक थी इंदौर वाली रियासत थी जो वो होलकर रियासत थी, और सिंधिया रियासत थी ग्वालियर वाली। तो इन दोनों के बीच में बोले नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम मिल रहे हैं तो हमारे जो कैपिटल है वो अलग अलग 6 मंथ के लिए 2 हो, ठीक है। दोनों कैपिटल बनी मध्य भारत की, इंदौर बनी 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए ग्वालियर बनती थी। तो ये कहानी थी 2, इसीलिए मध्य भारत की 2 राजधानी थी। अब इसके जो हेड थे वो थे लीलाधर सेठ, जो हेड थे लीलाधर सेठ, ठीक है। तो हमने पार्ट बी में कुल कितनी रियासतों को मिलाया? 25 रियासतें मिलकर लगभग मध्य भारत का निर्माण किया, और इस पार्ट बी का नाम क्या था? मध्य भारत। राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। इसके बाद हेड क्या कौन थे? लीलाधर। अब हमने जो तीसरी रियासत थी यानी पार्ट सी, लगभग इसमें 38 रियासतों को हमने मिलाया, 38 रियासतों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया, वो था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी थी रीवा, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा होगा, राजधानी थी आपको रीवा, ठीक है। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। मतलब जो पार्ट सी का नाम था वो क्या था? विंध्य प्रदेश। राजधानी क्या थी इसकी? रीवा। इसके बाद इसमें एक और राज्य को शामिल किया गया प्लस भोपाल को, ठीक है। भोपाल उस समय एक अलग राज्य था। मैंने जब इसके पहले वाले लेक्चर में आप मतलब पहले जब बताया, जब शुरू में इंडिया का डिवाइडेशन पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर भोपाल को भी बताया कि पार्ट सी में हमने रखा था। ध्यान करो और जाके पीछे देखना हो तो लेक्चर में आप इस वीडियो को पीछे करो और देखो, जब हमने 4 भागों में इंडिया को डिवाइड किया था वहाँ पर पार्ट सी में विंध्य प्रदेश भी था, ठीक है, और भोपाल भी था। तो वहाँ से हमने इनको भी मध्य प्रदेश के पार्ट सी में रख दिया, और लगभग इसमें 61 रियासतें थी इंडिया वाले में। तो विंध्य प्रदेश एक अलग राज्य बना था और भोपाल भी अलग राज्य था। जब मध्य प्रदेश में हमने इसको मिलाया तो इन दोनों को पार्ट सी में रख दिया, भोपाल और विंध्य प्रदेश को। अब आपको कैसे पता चला कि भोपाल को हमने पार्ट सी में रखा? क्योंकि भोपाल को इसलिए पार्ट सी में रखा क्योंकि इंडिया में ये पार्ट सी में ही रखा गया था, ना कि हम इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट बी में नहीं मिलाए। भोपाल अलग राज्य था, ध्यान रखना, ठीक है। तो भोपाल क्या हुआ, भोपाल को भी हमने पार्ट सी में मिला दिया। राजधानी इसकी क्या थी? रीवा। और जो इसके, ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। मध्य प्रदेश का पार्ट 1 और जिसको हमने मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा है 1947 से, कब की कहानी है? 1947 से 1956 तक, 1947 से 1956 तक। हमने मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। और ये 3 भागों में स्पेशली कोई डिवाइड करने का कोई कारण नहीं था। ये क्यों इसको हमने डिवाइड किया? क्योंकि हमने भारत को 4 भागों में डिवाइड किया। मैंने आपको बताया
कि पहली वाली रियासतों को 216 रियासतों को मिलाकर 10 राज्यों का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके बाद 275 रियासतों को मिलाकर 8 राज्यों का, पार्ट बी में 275 रियासतों को मिलाकर 8 राज्यों का निर्माण किया। इसके बाद जो तीसरी वाली रियासत थी, पार्ट सी जो थी, तो उसमें पार्ट सी में हमने क्या किया, भारत में 61 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का निर्माण किया, ठीक है। और आज लगभग उसमें 10 राज्य बने। और पार्ट डी में सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी थी, सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में आता नहीं था, तो इसीलिए पार्ट डी मध्य प्रदेश में था नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश को क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी भाग का, भाग खा और भाग गा। अब जो पार्ट ए वाले जो क्षेत्र थे भारत में, उसको मैंने मध्य प्रदेश के पार्ट ए में रख दिया। पार्ट बी वाले जो क्षेत्र थे भारत में, उसको मध्य प्रदेश के पार्ट बी वाले क्षेत्र में रख दिया। और जो पार्ट सी भारत वाले रीजन में थे, ठीक है, तो उसको पार्ट सी में मध्य प्रदेश वाले रीजन में हमने रख दिया। तो पार्ट ए में कौन कौन से क्षेत्रों को हमने मिलाया, सीपी, बरार वाला जो क्षेत्र था, बघेलखंड वाला क्षेत्र था, और छत्तीसगढ़ को मिलाकर हमने पार्ट ए का निर्माण किया। और इसकी राजधानी थी मध्य प्रदेश, सॉरी, इसका नाम क्या दिया मैंने, मध्य प्रदेश। और राजधानी क्या थी, नागपुर। और इसके जो हेड थे उस समय वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद हमने पार्ट बी में लगभग 25 रियासतों को मिलाई। आप कहोगे तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा कौन कौन सी 25 रियासतें हैं जिसमें शामिल की गई। अब देखो मध्य प्रदेश का जो ये पार्ट बी वाला हिस्सा था, ये था आपका इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, ठीक है, मंदसौर हो गया, इधर रतलाम हो गया, ये ऊपर चले जाओ, ग्वालियर हो गया, गुना हो गया, आगर मालवा हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गई, दतिया वाला, ये वाला जो रीजन था ये पार्ट बी में आ गया। और पार्ट ए में हमने कौन कौन से भागों को मिला लिया, इधर जो ये पूर्वी भाग थे, ठीक है, ये वाले कुछ बघेलखंड के कुछ भाग थे, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हो गया, इधर जो ये बरार वाला मतलब तुम्हारा कुछ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है कुछ, तो ये बरार रीजन में आ गया। और सेंट्रल प्रोविजन से ये वाला जो ऊपर वाला हो गया आपका, तो ये वाला पूरे क्षेत्र को हमने क्या दे दिया, मध्य, जबलपुर भी इसमें आता था, ठीक है, मध्य भारत में जबलपुर आता था पार्ट बी में। तो क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछते था कि जबलपुर कौन से रीजन में हमने रखा, तो इसको हमने पार्ट बी में रखा, ध्यान रखना। तो पार्ट बी वाला मध्य प्रदेश, सॉरी गलती हो गई, पार्ट 1 में था जबलपुर, पार्ट 1 में था, और पार्ट बी में कौन सा था, मध्य भारत। और मध्य प्रदेश के ये वाले सारे रीजन थे पार्ट 1 के। इसके बाद पार्ट सी को हमने कितने कौन कौन से थे, इधर पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, रीवा हो गया, सत्ता हो गया, सीधी हो गई, ये किस में आता था, पार्ट सी में, विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। और एक अलग राज्य था भोपाल, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, पार्ट सी की विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा। मध्य भारत की राजधानी क्या थी, 2 थी, एक थी इंदौर और दूसरी थी राजधानी ग्वालियर। और पार्ट ए की राजधानी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, नागपुर। तो ये था मध्य प्रदेश का 1956 के पहले का इतिहास, ठीक है, 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और 1900 मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व का मध्य प्रदेश का इतिहास था कि मध्य प्रदेश को हमने कितने भागों में डिवाइड किया। तो आप ये न्यूज़ सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी और मैं जल्द से जल्द मैथ का लेक्चर लेके आ रहा हूँ, तो आप बस करिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी और देखते रहिए इन्फिनिटी स्टडी। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।